दोस्तों, सुरों की दुनिया के बेताज बादशाह सोनू निगम ने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया है। कभी उनकी मधुर तान ने लोगों की आंखें नम की, तो कभी जोश से भर देने वाले गानों ने माहौल में बिजली सी दौड़ा दी। पद्मश्री से सम्मानित इस बहुमुखी कलाकार को इंडस्ट्री में मॉडर्न मोहम्मद रफी तक कहा गया। रोमांस हो, दर्द हो, सूफियाना रंग हो या रॉक स्टाइल अंदाज, हर शैली में उन्होंने खुद को साबित किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा नाम अचानक विवादों में घिरने लगा? क्यों उनके खिलाफ ऐसे कड़े बयान और फतवे जारी हुए? क्यों उन्होंने यह कह दिया कि काश वह पाकिस्तानी होते? और आखिर अजान और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर उनके बयानों ने इतना तूफान क्यों खड़ा कर दिया? क्यों सलमान खान जैसे सुपरस्टार और टी सीरीज जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से सोनू निगम ने जानबूझकर दुश्मनी ले ली? और क्यों फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री पर सोनू निगम ने जमकर अपनी फड़ास निकाली? वैसे तो सोनू निगम के टैलेंट की फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इज्जत करता है, मगर कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के डर की वजह से सोनू निगम को काम नहीं दिया जाता। आज हम उन्हीं ताकतवर लोगों के नाम का खुलासा करेंगे जिन्होंने सोनू निगम का करियर दफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही दिलचस्प होती चली जाएगी। आज आप सोनू निगम जैसे महान सिंगर की स्ट्रगल भरी जिंदगी और कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1973 से, जब एक मिडिल क्लास घर में सोनू निगम का जन्म हुआ था। सोनू निगम के पिता का नाम था अगम कुमार निगम। 15 साल की उम्र से ही शादियों और पार्टियों में स्टेज पर गाया करते थे। अगम कुमार ने लव मैरिज की थी और उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें सोनू निगम और उनकी 2 बहनें थीं। जब सोनू निगम बहुत छोटे थे, तब वो अपने पिता के साथ स्टेज शो के लिए जाया करते थे। सोनू निगम ने पहली बार 4 साल की उम्र में ही स्टेज पर गाना गाया था। अगम कुमार निगम ने अपने 4 साल के बेटे सोनू निगम को जब स्टेज पर गाते हुए देखा, तो वह भी दंग रह गए, और अगम कुमार समझ गए कि सोनू निगम के अंदर एक महान सिंगर बनने की काबिलियत है। सोनू निगम को गायन की कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। सोनू ने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ सोनू ने अपने पिता और कुछ गुरुओं के संपर्क में रहकर संगीत की शिक्षा भी ली। साल 1991 में सोनू निगम सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई चले आए। इस वक्त सोनू निगम की उम्र करीब 19 साल थी। सोनू निगम बचपन से ही मोहम्मद रफी के बहुत इंस्पायर थे, इसीलिए स्टेज शो पर ज्यादातर मोहम्मद रफी के ही गाने गाया करते थे। सोनू ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर शुरुआत फिल्म जन्म से की थी, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। इसके बाद सोनू निगम को दूसरा मौका मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से। सोनू ने साल 1992 में DD1 पर प्रसारित टीवी सीरियल तलाश के लिए एक गाना गाया था, जो था हम तो छैला बन गए। ये सोनू निगम का पहला रिकॉर्डिंग गाया हुआ गाना है। टीवी पर दिखाया गया था, इसीलिए यह गाना सोनू निगम के दिल के काफी करीब है। इसके बाद सोनू निगम की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई थी। गुलशन कुमार उस वक्त नए सिंगर्स को हमेशा चांस दिया करते थे। गुलशन कुमार को सोनू निगम की आवाज बेहद पसंद थी। गुलशन कुमार ने सोनू को अपनी एक एल्बम रफी की यादें में गाने का मौका दिया। सोनू ने मोहम्मद रफी के गानों को अपनी आवाज और नए अंदाज में गाया, और यह एल्बम सुपरहिट साबित हुई। इस एल्बम की लाखों कैसेटें सेल हो गईं, और पब्लिक सोनू निगम को मॉडर्न मोहम्मद रफी के रूप में जानने लगी। सोनू निगम टी सीरीज से जुड़ गए, और एक के बाद एक सोनू निगम को गाने मिलते गए। सोनू निगम ने टी सीरीज द्वारा बनाए गए कई भक्ति गीत भी गाए, जो बहुत पॉपुलर हुए, और घर घर गीत आज भी सुने जाते हैं। इसके बाद साल 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के गानों में सभी के दिलों को जीत लिया। इस फिल्म के सभी गाने टी सीरीज द्वारा ही बनाए गए थे। इस फिल्म के हीरो कृष्ण कुमार, जो कि गुलशन कुमार के सगे भाई हैं, उन्हें हीरो लेकर बनाया गया था। ये फिल्म तो सुपरहिट रही, मगर इस फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। सोनू निगम ने इस फिल्म में कई सारे गाने गाए थे जो बेहद शानदार थे, और सोनू निगम द्वारा गाया हुआ अच्छा सिला दिया गाना तो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। ये फिल्म और इस फिल्म के गाने सोनू निगम के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसी गाने ने सोनू निगम की जिंदगी बदल दी, और सोनू निगम को इस फिल्म के गानों से एक बड़ी पहचान मिली। इसके बाद सोनू निगम ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा।
90 के दशक में सोनू निगम सबसे पॉपुलर गायकों में शामिल हो गए। उस वक्त ऐसी कोई फिल्म नहीं होती जिसमें सोनू निगम का गाया हुआ गाना ना हो। सोनू निगम एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाते गए और सुनने वालों का दिल जीतते गए। वक्त आया साल 2010 और यहीं से सोनू निगम के बुरे दिन शुरू होने लगे। साल 2010 के बाद ही सोनू निगम अचानक किसी न किसी विवाद में फंसते चले गए। ये तो सभी जानते हैं कि सोनू निगम ने टी सीरीज कंपनी के लिए हजारों गाने गाए। यह बात भी सही है कि टी सीरीज कंपनी ने ही सोनू निगम का करियर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। मगर साल 2010 के बाद सोनू निगम ने एक बहुत बड़े मुद्दे पर आवाज उठानी शुरू कर दी। सोनू निगम चाहते थे कि सभी सिंगर्स को उनके गाए हुए गानों के बदले में रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस रॉयल्टी मामले को मैं जरा आपको डिटेल में समझाती हूँ। दरअसल जो भी सिंगर्स किसी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाते हैं, उन्हें उस गाने की जो पेमेंट होती है वह सिर्फ एक बार ही मिलती है, जो कि बहुत कम होती है। लेकिन उसी गाने से म्यूजिक कंपनियां लाइफ टाइम पैसा कमाती रहती हैं, क्योंकि उस गाने का कॉपीराइट उसी कंपनी के पास होता है। इसी वजह से जिस सिंगर ने वह गाना गाया है उसे सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके टरका दिया जाता है, जबकि म्यूजिक कंपनी उससे लाइफ टाइम पैसा कमाती रहती है। सोनू निगम का कहना था कि बल्कि सोनू निगम टी सीरीज कंपनी से यह मांग रहे थे कि हम सिंगर्स की पेमेंट भी बहुत कम होती है और हमें कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती। सोनू निगम चाहते थे कि हम सभी सिंगर्स को हमारे गानों में से रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ताकि हम भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जमा कर सकें। सोनू निगम ने यह आवाज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी सिंगर्स के लिए उठाई थी, मगर सोनू निगम का साथ किसी भी सिंगर ने नहीं दिया। सोनू निगम की इसी मांग के चलते सोनू निगम के संबंधित म्यूजिक कंपनियों से बेहद खराब संबंध हो गए थे। अधिकतर सिंगर्स ऐसे मुद्दे पर चुप ही रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं उनका करियर खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि म्यूजिक कंपनियां अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती हैं। इनसे पंगा लेना मतलब अपने करियर को दांव पर लगा देना। सोनू निगम से पहले लता मंगेशकर जी ने भी मुद्दे को उठाया था, मगर उस वक्त भी लता मंगेशकर का साथ किसी ने नहीं दिया और लता मंगेशकर की आवाज को दबा दिया गया। इसके बाद अकेले सोनू निगम ने इस मुद्दे को उठाकर अपनी हिम्मत का सबूत दिया, मगर वही हुआ जिसका डर था। सोनू निगम को गाने मिलने धीरे धीरे कम होने लगे। गुलशन कुमार की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए गुलशन कुमार के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ही टी सीरीज कंपनी को चला रहे थे। भूषण कुमार का सोनू निगम से इसी रॉयल्टी को लेकर जमकर विवाद हो गया और इसके बीच संबंध बेहद खराब होने लगे। सोनू निगम ने भी सोशल मीडिया के जरिए म्यूजिक कंपनियों की जमकर बैंड बजाई। सोनू निगम ने यहां तक कह दिया कि काश मैं भी पाकिस्तानी होता। दरअसल सोनू निगम के ऐसा कहने की वजह यह थी कि पाकिस्तानी सिंगर्स को पेमेंट और रिस्पेक्ट दोनों ही ज्यादा दी जाती है। म्यूजिक कंपनियां अपने ही देश के गायकों के साथ भेदभाव करती हैं और अपनी मनमानी चलाती है, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश करती है। मगर सोनू निगम किसी से दबने वाले नहीं थे। सोनू निगम की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी। इस विवाद के बाद सोनू निगम को गाने मिलने कम जरूर हो गए थे, मगर पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्री में सोनू निगम को चाहने वाले थोड़े बहुत लोग अभी भी मौजूद थे जो सोनू निगम को काम देते रहते थे। इसके बाद सोनू निगम का अगला विवाद सलमान खान से हो गया। दरअसल साल 2013 में सलमान खान की आई फिल्म किक में एक गाना था हैंगओवर। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल थे जो सोनू निगम से यह गाना गवाना चाहते थे। सलमान खान के लिए कई गाने वह पहले भी सोनू निगम से गवा चुके थे। साजिद ने हैंगओवर गाने के लिए सोनू निगम को अप्रोच किया। सोनू निगम भी इस गाने के लिए फौरन मान गए और यह गाना सोनू निगम की आवाज में रिकॉर्ड होकर रेडी भी हो गया। साजिद और सलमान खान की अच्छी खासी दोस्ती थी। साजिद इस गाने को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और सोनू निगम के इस गाने को बस फिल्म में फिट करना बाकी रह गया था। मगर अचानक सोनू निगम को पता चला कि सलमान ने यह गाना रिजेक्ट कर दिया है और सलमान खान ने खुद इस गाने को गाकर इस फिल्म में रखा है। साजिद सलमान खान के दोस्त थे, इसीलिए साजिद को सलमान खान की बात माननी पड़ी। मगर जब सोनू निगम को यह बात पता चली तो सोनू निगम को बहुत तकलीफ हुई। खैर, उस वक्त तो सोनू निगम भी बर्दाश्त करके रह गए, क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ताकतवर लोगों में सलमान खान की गिनती होती है। सोनू निगम ने इस बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, मगर इसके कुछ दिनों बाद जब सलमान खान और सोनू निगम एक स्टेज पर आमना सामना हुआ
तब सलमान खान ने ऐसी बात कह दी कि सोनू निगम का पारा एकदम हाई हो गया और इसके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। सलमान ने स्टेज पर सबके सामने कहा कि इन सिंगर्स का काम बेहद आसान होता है। मुझे अपनी फिल्म के किसी भी गाने के लिए किसी भी सिंगर की जरूरत नहीं है। मेरे गाने मैं खुद गा सकता हूं। दरअसल सलमान खान ने यह बात सोनू निगम को सुनाते हुए कही थी और सलमान का इशारा भी सोनू निगम की तरफ ही था। वह बात अलग है कि सलमान खान ने यह बात अपने स्टारडम के घमंड में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह दी थी, क्योंकि सिंगरों का काम अगर इतना आसान होता तो फिल्म का हर एक एक्टर अपने लिए खुद गाने गा लेता और प्लेबैक सिंगर्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। सलमान के इस बयान के बाद सोनू निगम भी पीछे नहीं रहे और सोनू निगम ने भी फिल्मी दुनिया में चल रही पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बोलना शुरू कर दिया। सोनू निगम ने घुमा फिराकर सलमान खान पर भी कई बार कंट्रोवर्शियल बयान दिए, जिससे सोनू निगम डायरेक्ट सलमान के निशाने पर आ गए। सलमान खान तो पहले से ही कई एक्टर्स और सिंगर्स का करियर उजाड़ने के लिए बदनाम रहा है, मगर सोनू निगम ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। वो फिल्मी पॉलिटिक्स और सिंगर्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे। इससे हुआ यह कि सोनू निगम को टी सीरीज और जी म्यूजिक कंपनी ने पूरी तरह बैन कर दिया और दूसरी तरफ सलमान खान से विवाद हो जाने के बाद तो सोनू निगम का करियर पूरी तरह खतरे में पड़ गया और सोनू निगम को फिल्मी गाने मिलने पूरी तरह बंद हो गए। मगर सोनू निगम भी किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। सोनू निगम ने किसी की गुलामी करने से अच्छा साल 2017 में सिंगिंग से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिल्मों और म्यूजिक कंपनी में चल रही पॉलिटिक्स की वजह से परेशान होकर मैं म्यूजिक से संन्यास ले रहा हूं। अब मैं कभी कोई गाना नहीं गाऊंगा। इस पोस्ट के बाद तमाम सोनू निगम के चाहने वाले फैंस परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर ही सोनू निगम से सिंगिंग न छोड़ने की गुजारिश करने लगे। लाखों करोड़ों फैंस सोनू निगम के सपोर्ट में आ गए। इससे सोनू निगम को बड़ा हौसला मिला और सोनू निगम ने वापस अपना मन बदल लिया। साल 2017 में ही सोनू निगम ने अजान को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया और खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। दरअसल हुआ यह था कि सोनू निगम के घर के नजदीक ही एक मस्जिद है, जहां से रोज सुबह अजान की तेज आवाज आती है। इससे परेशान होकर एक दिन सुबह सुबह सोनू निगम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मगर फिर भी मुझे रोज सुबह अजान की तेज आवाज की वजह से उठना पड़ता है। ये सरासर गुंडागर्दी है। सोनू निगम के इस पोस्ट के बाद दुनिया भर का विवाद खड़ा हो गया था और हर तरफ न्यूज में भी यही दिखाया जाने लगा। बहुत सारे लोग सोनू निगम के पक्ष में आ गए और बहुत सारे लोग सोनू निगम के खिलाफ भी हो गए। सोनू निगम कई मुस्लिम संगठन के निशाने पर आ गए और सोनू निगम को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगीं। कोलकाता के एक मौलवी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि जो भी सोनू निगम का सर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मगर सोनू निगम भी कहां पीछे हटने वाले थे। सोनू निगम ने अपने घर पर ही खुद अपना सर मुंडवा लिया और सीधे पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोनू निगम ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने सिर्फ लाउडस्पीकर को लेकर ऐतराज जताया है, ना कि अजान को लेकर। दरअसल लाउडस्पीकर को लेकर हिंदुस्तान में एक कानून भी बना हुआ है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोनू निगम ने इसी कानून का हवाला देते हुए कहा कि आप लाउडस्पीकर बजा सकते हैं, मगर इसकी टाइमिंग का ख्याल रखते हुए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सोनू निगम ने यह बात सिर्फ अजान को लेकर नहीं कही थी, बल्कि उनका यह बयान हर धर्म के लोगों के लिए था। मगर जिन्हें समझना था वह तो समझ गए और जिन्हें नहीं समझना था वो सोनू निगम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में भी सोनू निगम ने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अपना इरादा बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरा इरादा मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं हमेशा मुस्लिम और हर धर्म की बहुत इज्जत करता हूं। मोहम्मद रफी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूं और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं एक गायक बना हूं। मुंबई आकर जिनसे संगीत की शिक्षा ली, उनका नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान है। वो भी एक मुसलमान है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं हर महीने अपना हेयर स्टाइल चेंज करता हूं। तो जो बंदा कई सालों से मेरे बाल काटता है वो भी एक मुसलमान है। इसके अलावा मेरा जो ड्राइवर है वह भी एक मुसलमान है। इसीलिए मेरा इरादा मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं था। मैंने सिर्फ लाउडस्पीकर के खिलाफ आवाज उठाई थी।
लाउडस्पीकर पर जो मंदिर में आरतियां बजती हैं वह भी अपने सही समय पर बजनी चाहिए ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। वैसे सोनू निगम की बात काफी हद तक ठीक भी थी। जावेद अख्तर, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर्स में से एक माने जाते हैं, वह भी एक मुसलमान हैं। उन्होंने खुद सोनू निगम का पक्ष लेते हुए कहा था कि आप अपने खुदा से अपनी इबादत कीजिए, मगर किसी को डिस्टर्ब किए बिना। उन्होंने आगे कहा था कि पुराने जमाने में लाउडस्पीकर नहीं होते थे, तब क्या पूजा नहीं होती थी या अजान नहीं होती थी? मगर यह बात सबको समझनी चाहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग सोनू निगम से खफा हो गए क्योंकि सोनू निगम अब इतना ज्यादा सच बोलने लगे थे जिन्हें बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बार सोनू निगम ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने को लेकर एक बयान दिया। उसमें भी सोनू निगम एक बड़ी मुश्किल में फंस संगीत गए। सोनू निगम ने एक बार कहा कि कई सालों पहले मुगलों ने राम मंदिर तोड़कर एक गुनाह किया और यह पूरी तरह गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर अब इतने सालों बाद हिंदुओं ने भी बाबरी मस्जिद तोड़ डाली और यह भी पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत तो गलत है, फिर चाहे हिंदू करे या मुसलमान। सोनू निगम के इस बयान के बाद शिवसेना पार्टी भड़क उठी, जो संगीत की बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना पार्टी का ही बहुत बड़ा हाथ था। शिवसेना संगीत की तरफ से लगातार सोनू निगम को जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं और सोनू निगम से माफी मांगने को भी कहा गया, मगर सोनू निगम भी अपनी बात पर अड़े रहे और कोई माफी नहीं मांगी। सोनू निगम वाकई एक बहुत हिम्मत वाले इंसान माने जाते हैं। सोनू निगम ने कभी भी बड़ी बड़ी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। अपना चलता हुआ करियर दांव पर लगाकर सोनू निगम ने हमेशा फिल्मी दुनिया में चल रही गंदी पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई है। फिल्मी दुनिया के कुछ गिने चुने ताकतवर लोग सोनू निगम को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे, मगर लाख चाहने पर भी सोनू निगम की हस्ती नहीं मिट सकी। ऐसा नहीं है कि सोनू निगम के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सोनू निगम बचपन से ही एक मिडिल क्लास घर में पले बढ़े और बड़े हुए। सोनू निगम जो कुछ भी बने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बने, मगर सोनू निगम के चाहने वालों ने सोनू निगम का साथ कभी नहीं छोड़ा। इतनी बार विवाद हो जाने के बाद भी सोनू निगम की फैन फॉलोइंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भले ही बेशक सोनू निगम फिल्मों में नहीं गाते, मगर सोनू निगम को लाइव स्टेज शो भर भर कर मिलते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती रहती है। सोनू निगम के फैंस कहते हैं कि सोनू निगम एक आंधी है और आंधियां कभी रुका नहीं करती, चाहे कोई जितना भी जोर लगा ले। दोस्तों, आपकी नजर में सोनू निगम ने अपने करियर को दांव पर लगाकर सिस्टम के खिलाफ जो आवाज उठाई, वो सही था या गलत? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए खुलासों के साथ।